and today we will discuss the MDCAT A plus series test number 2, that is sentence completion. Let's start. Dear students, जैसा कि हमने लास्ट डे टेस्ट नंबर 1 डिस्कस किया था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, तो आज हमारा ये सेकंड टेस्ट है, दैट इज सेंटेंस कंप्लीशन. तो बिफोर स्टार्टिंग आवर टेस्ट हम इस सेंटेंस कंप्लीशन के टॉपिक को एक ओवरलुक, उसका जनरल व्यू देखते हैं कि हम इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है और ये सेंटेंस कंप्लीशन का जो क्वेश्चन है ये हमारे सामने कैसे आता है. तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को एक नज़र में देखते हैं. सेंटेंस कंप्लीशन में जो डायरेक्शन होती है कि चूज़ द ऑप्शन दैट बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस, कि इसके अंदर ये जो डायरेक्शन होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब सेंटेंस गिवन होता है उसकी 4 ऑप्शंस होती हैं और 4 ऑप्शन इतनी क्लोज होती हैं कि मोर देन वन ऑप्शन भी एक आंसर हो सकता है. तो हमने उसमें से बेस्ट आंसर चूज करना है जो कि उस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखिए, मोइन वॉज अ डैश, इस तरह से आपको एक ब्लैंक आएगी. आपने पूरे सेंटेंस को पढ़ना है और इस ब्लैंक में जो मिसिंग वर्ड है उसको फाइंड करना है. जैसे मोइन वॉज अ डैश who does not believe that any truth is absolute, और ऑप्शंस हैं ऑर्थोडॉक्स, हेट्रोडॉक्स, कन्फर्मिस्ट, निहिलिस्ट. अब यहाँ पे अगर देखिए तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किस तरह से इस मिसिंग वर्ड को गेस करना है. तो हमें सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई ऐसी एक ऑप्शन होती है, कोई ऐसा वर्ड होता है जो हमें बताता है कि हमने किस ऑप्शन को हमारा आंसर बनाना है. तो चलिए हम देखते हैं. जैसे देखिए कि हु वाला जो पार्ट होता है ये किसी भी जो वर्ड मिसिंग होता है उसकी एक्सप्लेनेशन होती है. तो हमने इसी पार्ट को पढ़ के अपने आंसर की तरफ जाना है. हु डज नॉट बिलीव, यानी कि इसमें उसका बिलीव शामिल है, दैट एनी ट्रूथ इज एब्सोल्यूट. तो हमने वो वाला डज नॉट बिलीव, उसका बिलीफ नहीं है, तो यानी कि हमने वो ऑप्शन फाइंड करनी है जिसमें बिलीफ ना हो. अगर हम इस ऑप्शन को देखें ऑर्थोडॉक्स को, तो ऑर्थोडॉक्स, डॉक्स का मतलब बिलीफ होता है, तो हमने वो वाली ऑप्शन फाइंड करनी है जिसमें बिलीफ नहीं होता. तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन हमारा आंसर नहीं बनेगी. आईएसटी पर्सन होते हैं, आईएसटी पर्सन होते हैं, डेफिनेटली मोइन एक पर्सन है, तो इन दोनों में हमारा आंसर है. अब तीसरी बात हम ये देखते हैं कि ऑर्थोडॉक्स और कन्फर्मिस्ट, कन्फर्म करने वाला, जबकि ये कन्फर्म नहीं कर रहा, ये कन्फर्म करने वाला. तो कन्फर्मिस्ट और ऑर्थोडॉक्स दोनों सिनोनिम्स हैं, ट्रेडिशनलिस्ट को कहते हैं. तो इसलिए दो सिनोनिम्स भी आ जाएं तो हमारा आंसर नहीं होता. तो हमारे पास रिमेनिंग एक ऑप्शन बच जाती है, दैट इज निहिलिस्ट. अब इसमें निहिल जो है इसका मतलब होता है नथिंगनेस. आईएसटी पर्सन, ऐसा पर्सन जो नथिंगनेस पे बिलीव रखता हो. मीन यही बात कि कोई ट्रूथ एब्सोल्यूट नहीं है, नथिंग इज देयर. तो इट मीन्स कि हम किसी को डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करके हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं. तो इस तरह से आपके पास ए बी सी डी में 4 ऑप्शन में इस तरह से सर्कल होंगे और जो आंसर होगा उसको आपने फिल करना होगा लाइक इस तरह से. तो ये हमारा जो सेंटेंस कंप्लीशन की एक एनाटमी थी, इस तरह से आपके सामने ये क्वेश्चंस आएंगे और आपने उसको डिफरेंट टेक्निक्स के जरिए कंप्लीट करना होगा. अब इस की स्ट्रेटजीज क्या होती हैं कि इसको करने की 4 स्ट्रेटजीज होती हैं. सबसे पहले आपने ट्रांजिशनल वर्ड को चूज करना है. ट्रांजिशनल वर्ड्स कितने होते हैं? 4 टाइप के ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं. कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड, स्पोर्ट सिग्नल वर्ड, कॉज एंड इफेक्ट एंड डेफिनेशन. जब आप ट्रांजिशनल वर्ड को फाइंड आउट करेंगे उसके बाद फिर आपने उस सेंटेंस के अंदर क्लू फाइंड करना है, जैसे हमने यहाँ पे क्लू फाइंड किया. फिर उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स को फाइंड करना है और देन फिर प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करके. तो ये 4 स्टेप में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. आइए अब हम 1 बाय 1 ट्रांजिशनल एलिमेंट्स को देखते हैं कि ट्रांजिशनल वर्ड 4 किस्म के हमने डिस्क्राइब किए. कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें जब ये वाले वर्ड्स आए लाइक बट, येट, ऑल्दो, हाउएवर, इवन दो, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, कंट्रेरी टू, अगर ये वर्ड सेंटेंस में आ जाएं तो हमने 2 एंटोनिम्स फाइंड करने होंगे. एक सेंटेंस के अंदर वर्ड गिवन होगा और दूसरे पार्ट में उसका एंटोनिम हमें फाइंड आउट करना है, अपोजिट टू द सिचुएशन हमें वो फाइंड करनी होगी. तो जब भी अगर कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स आपको कहीं पे नजर आए तो आपने 2 सिचुएशंस ऐसी फाइंड करनी है जो एक दूसरे के अपोजिट होंगी. एक गिवन होगी, सेकंड आपने फाइंड करनी है. देन स्पोर्ट सिग्नल वर्ड में आपने सिनोनिम्स फाइंड करने हैं, सेम सिचुएशन फाइंड करनी है, सिमिलरली एंड, सेम एज, लाइकवाइज, फॉर इंस्टेंस, एडिशनली, फॉर एग्जाम्पल, इन एडिशन टू. अगर ये वाले वर्ड्स आते हैं
तो आप सेंटेंस के अंदर दो सेम सिचुएशन वाले वर्ड्स को फाइंड करेंगे, एक गिवन होगा तो दूसरा सेम मीनिंग वाला सेम सिचुएशन वाला वर्ड आप उसमें फाइंड आउट करेंगे। देन थर्ड पे आता है कॉज एंड इफेक्ट, एक्शन एंड रिजल्ट, बिकॉज, देयरफॉर, फॉर, दस, एज अ रिजल्ट ऑफ, कॉन्सिक्वेंटली, हेंसफोर्थ, सिंस, फॉर दिस रीजन। अगर ये वाले वर्ड्स आते हैं तो आप सेंटेंस में एक पार्ट में एक्शन होगा तो दूसरी साइड पे उसका रिएक्शन, उसका रिजल्ट आएगा। तो आपने एक्शन और उसका रिजल्ट है, एक्शन गिवन हो तो रिजल्ट फाइंड करना है, रिजल्ट गिवन हो तो उसका एक्शन फाइंड करना है। तो हमने कॉज एंड इफेक्ट में इस तरह से होता है। और डेफिनेशन में क्या होगा कि बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स आ जाए, इज, आर, एम, वाज, वर, दैट आ जाए, कॉमा आ जाए, सेमी कॉलन, कॉलन, डैशेज आ जाएं और ब्रैकेट्स हों। तो अगर ये वाले वर्ड्स आ जाएं, पंक्चुएशन या बी फॉर्म ऑफ वर्ब और दैट, तो आपने डेफिनेशन फाइंड करनी है। मीन कि वर्ड जो मिसिंग होगा उसको आगे इन वर्ड्स एक्सप्लेन किया गया होगा, तो आपने उस एक्सप्लेनेशन को पढ़ के आपने उस वर्ड को फाइंड आउट करना होगा। तो इसको हम एपोजिशन और इसको हम डेफिनेशन बी कहते हैं। तो आइए चंद एक एग्जांपल के थ्रू अपने इन्हीं जो ट्रांजिशनल वर्ड्स और जो हमने यहाँ पे जो क्लू वर्ड्स और पॉजिटिव नेगेटिव टेक्निक डिस्कस की है, हम इसको जरा डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास ऑल्दो ग्रेगेरियस बाय नेचर, असलम बिकेम क्वाइट एंड डैश आफ्टर ही वॉज अनएक्सपेक्टेडली लेड ऑफ फ्रॉम वर्क। सबसे पहले हम ट्रांजिशनल वर्ड्स को फाइंड करेंगे। एक हमारे पास ट्रांजिशनल वर्ड है ऑल्दो और ये है कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड। अब दूसरा हमारे पास है एंड और ये है सिनोनिम सिग्नल वर्ड, सपोर्ट सिग्नल वर्ड। इसका मतलब कि एंड के एक तरफ जो वर्ड है, एंड के दूसरी तरफ भी उसी वर्ड का सिनोनिम होना चाहिए। अगर यहां पे क्वाइट है तो क्वाइट का ही सिनोनिम यहां पे आएगा। अब कॉमा से पहले दो पार्ट हैं, एक ऑल्दो है, इस पार्ट का जो मीनिंग होगा वो सेकंड पार्ट का ऑपोजिट होगा। ये कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड। ऑल्दो हमें ये बताता है कि इसके साथ जो वर्ड, अब क्लू वर्ड कौन सा है? क्लू वर्ड है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस, अगर हमें इसका मीनिंग नहीं भी आता तो हमें सेंटेंस के किसी दूसरे पार्ट से इसका मीनिंग पता चल जाएगा। हम पढ़ते हैं, बाय नेचर असलम बिकेम क्वाइट एंड डैश। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्वाइट का यहाँ पे सिनोनिम चाहिए, जो कि होना चाहिए ऑल्दो की वजह से इसका एंटेनम। तो ग्रीगेरियस और क्वाइट एक दूसरे में हुए एंटेनम। अब एंटेनम है, क्वाइट का मतलब खामोश होना, तो ग्रीगेरियस का मतलब बहुत ज्यादा बातूनी होना, बोलने वाला हो। तो अगर हमें एक फॉर अ मोमेंट किसी वर्ड का मीनिंग नहीं भी आता तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस के अंदर कहीं ना कहीं दूसरा कोई ऐसा वर्ड होता है जो कि हमें उसके मीनिंग को क्लियर करने में हेल्प कर रहा होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखिए, क्वाइट है, ग्रीगेरियस है, ग्रीगेरियस का ये एंटेनम होगा और क्वाइट का ये सिनोनिम होगा। किस तरह से पता चल रहा है कि ऑल्दो कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड है, कि हमने जो वर्ड उसके साथ गिवन होगा उसका हम एंटेनम फाइंड करेंगे, और एंड सपोर्ट सिग्नल वर्ड है कि उसके साथ जो वर्ड गिवन होगा तो हम उससे अगला वर्ड उसका सिनोनिम फाइंड आउट करेंगे। तो क्वाइट का सिनोनिम होगा, ग्रेगेरियस का एंटेनम होगा, जो यहाँ पे हमारे पास वर्ड मिसिंग था। तो अब क्वाइट का ही को सिनोनिम ले लीजिएगा। ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, जिसका क्वाइट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये तो हमारा आंसर नहीं है। इसको आप एलिमिनेट कर दें, इसको प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कहते हैं। देन ससेप्टेबल, ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसमें असर्टिव जो बयान करने वाला था, बोलने वाला था, जबकि ये एंटोनिम टू क्वाइट नहीं है। ये इसका हमें यहाँ पे सिनोनिम चाहिए। ग्रेगेरियस का सिनोनिम बन सकता है, तो ये बात करने वाला होगा असर्टिव, तो इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो विदड्रॉन में ये है कि बाकी हमारे पास जो चौथी ऑप्शन बचती है दैट इज विदड्रॉन, और यही हमारा आंसर है, क्योंकि 3 को हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन में हम एलिमिनेट कर चुके हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि हम अपनी टेक्निक्स को यूज़ करते हुए कि सिग्नल वर्ड्स को फाइंड आउट करें, उसके बाद क्लू वर्ड्स फाइंड करें, उसके बाद प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लगाएं, तो हम इस तरह से अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब नंबर 2 देखिए, द वुड कटर वॉज डैश फॉर। अब सबसे पहले हम ट्रांजिशनल एलिमेंट को देखते हैं। ये है हमारे पास ट्रांजिशनल एलिमेंट। फॉर है रीजन, कॉज एंड इफेक्ट। अब कॉज एंड इफेक्ट आए तो फिर हमने देखना है इफेक्ट क्या है। द एस वॉज लॉस्ट,
द एक्स वॉज लॉस्ट। अब अगर लॉस्ट है तो लॉस्ट है तो इसका मतलब ये नेगेटिव एलिमेंट। अब नेगेटिव एलिमेंट के लिए यहाँ पे अगर उसका रिजल्ट नेगेटिव है तो एक्शन भी कोई ना कोई नेगेटिव ही होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो हमारा वर्ड आना है वो नेगेटिव टाइप होगा। लाफिंग पॉजिटिव है, इसको एलिमिनेट कर दें, ये हमारा आंसर नहीं है। मॉमरिंग और चकलिंग ये भी जो लॉस्ट के साथ ये मैच नहीं करते, इनको भी एलिमिनेट कर दें। तो अल्टीमेटली घूमेगा तो ये हमारे पास वर्ड आ गया वीपिंग का, तो ये हमारा आंसर बनेगा। तो हमने ये कॉज एंड इफेक्ट को देखा कि उसका इफेक्ट था कि उसका जो एस गुम चुका था तो उसका रिजल्ट में क्या हुआ कि वुडकटर जो गमगीन था, रो रहा था। तो इस तरह से हमने इसको फाइंड किया। अब मजीद आगे हम देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने अभी तक अपनी टेक्निक्स के थ्रू 2 सेंटेंसेस को डिस्कस किया। अब हम एक सेंटेंस को और देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ड्यूरिंग द बैटल ऑफ ट्रैफलगर एडमिरल निल्सन रिमेन डैश एंड इन फुल कमांड ऑफ सिचुएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी जो ऑप्शंस होती हैं, ऑप्शंस को नहीं देखना। सबसे पहले हमने सेंटेंस को एनालाइज करके थ्रू क्लू वर्ड्स, थ्रू ट्रांजिशनल वर्ड्स, हमने अपने आंसर तक खुद से पहुंचना है। और जो हम आंसर तक पहुंचेंगे फिर हमने उसके नियरेस्ट मीनिंग वाला वर्ड ऑप्शन में देखना है, तो वही हमारा आंसर होगा। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं तो एंड आ गया। आपको पता है कि एंड सिनोनिम सिग्नल वर्ड है। इसके इस साइड पे जो वर्ड मीनिंग आएगा, जो वर्ड होगा उसका मीनिंग इक्वल टू दिस होगा, इन फुल कमांड ऑफ सिचुएशन। ये पॉजिटिव एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो यहाँ पे वर्ड आना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होगा। अब आगे हम देखते हैं मजीद। इन स्पाइट ऑफ, ये कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स हैं। कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स दो ऐसी सिचुएशंस को ज्वाइन करते हैं जो मीनिंग वाइज एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। अब यहाँ पर एक है इन फुल कमांड ऑफ सिचुएशन, दूसरी है हिस्टीरिया। एंड फिर आ गया, इसके दूसरी तरफ भी इससे कोई मिलता जुलता वर्ड होगा पैनिक। आप ये देख सकते हैं, ये दोनों नेगेटिव एलिमेंट्स, ये दोनों नेगेटिव एलिमेंट्स। और ये पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन स्पाइट ऑफ हिस्टीरिया एंड पैनिक, तो हिस्टीरिया और पैनिक का एंटेनम चाहिए जो कि ये भी है और जो यहां पे आएगा, और इसका हमें सिनोनिम चाहिए, एंड बता रहे। तो हमें सबसे पहले ट्रांजिशनल वर्ड्स के फंक्शन को देखते हुए अपने वर्ड्स को फाइंड करना है। जो मिसिंग वर्ड्स हैं उनको फाइंड करना है। तो उससे हमारा आंसर तक पहुंचना बहुत इजी हो जाता है। अब देखिए, एजिटेट नेगेटिव है, परटर्ब्ड नेगेटिव है, आइडलिस्टिक पॉजिटिव भी कह सकते हैं, लेकिन ऑन डिस नेगेटिव मल्टीप्लाइड नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। अब इन फुल कमांड ऑफ सिचुएशन का सिनोनिम जो है वो ये है कि वो परेशान नहीं है। और हिस्टीरिया और पैनिक में तो परेशानी आती है, डिस्टर्ब होता है, एजिटेटेड भी हो सकता है, परटर्ब भी हो सकता है, लेकिन उसका एंटेनम चाहिए था, उसे परेशान नहीं होना था, उसे काम एंड कूल रहना था, अपनी सिचुएशन पे पूरी कमांड थी। तो इसका मतलब है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ तो अनडिस्टर्ब हो गया। तो इस तरह से हमारा जो आंसर बनेगा वो चार्ली ऑप्शन आंसर बनेगा। तो हमने देखा कि एक हमारा इस तरह से हम एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी इजी बना सकते हैं अपने क्लू वर्ड्स को फाइंड करके, अपने ट्रांजिशनल वर्ड्स को फाइंड करके। तो इस तरह से हमने देखा। एक और क्वेश्चन को देखते हैं। टॉम इज अ डैश वन हु इज हेल्प्ड इन हिज करियर एंड पर्सनल डेवलपमेंट बाय अ मोर एक्सपीरियंस पर्सन। अब इस टेक्निक में, इसमें हम ये टेक्निक डिस्कस करेंगे कि समटाइम हमें किसी वर्ड का मीनिंग ना भी आए, हमें किसी एक पार्ट को ही आइडेंटिफाई करके हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए यहां पे जो वर्ड मिसिंग है, सबसे पहले तो हम ट्रांजिशनल एलिमेंट देखेंगे, हमने टेक्निक कौन सी यूज करनी है। हमारे पास सेमी कॉलन आ चुका है, सेमी कॉलन बता रहा है कि ये डेफिनेशन है। तो जो यहां पे वर्ड मिसिंग है
आगे सारी उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये उसकी डेफिनेशन। हमने डेफिनेशन को पढ़ना है, एनालाइज करना है और अपने आंसर तक पहुंचना है। देखिए, वन हु इज हेल्प्ड इन हिज करियर एंड पर्सनल डेवलपमेंट बाय अ मोर एक्सपीरियंस्ड पर्सन, को जिस ऐसा पर्सन जिसको कोई दूसरा एक्सपीरियंस पर्सन उसकी गाइड करे, यानी कि उसका गाइड हो, उसको पढ़ाने वाला हो, उसको बताने वाला हो, उसको गाइड करने वाला हो। तो हम देखते हैं, सबसे पहले अगर आप यहाँ देखें, माइनर है, ओ आर डूअर होता है। माइनर एज का इसमें होता है, इसमें किसी से कोई एक्सपीरियंस रिसीव करने की बात नहीं होती। माइनर जो होते हैं उनका ज़्यादा ताल्लुक एज के साथ होता है, इसलिए यहाँ पे माइनर इसका आंसर नहीं आएगा। ओ आर या ई आर, ये इसका मतलब होता है वन हु टेक पार्ट इन डूइंग समथिंग, वन हु टेक्स पार्ट इन डूइंग समथिंग, यानी कि कुछ काम करने में जो हिस्सा लेने वाला, जैसे टीचर है, वन हु टेक्स पार्ट इन टीचिंग, टीचर। एक्टर है, वन हु टेक्स पार्ट इन एक्टिंग, एक्टर है। तो ओ आर जो ई आर जो होते हैं ये डूअर होते हैं, ये डूअर होते हैं। तो इस तरह से आप ये देखें, ये ओ आर डूअर है, इसलिए हमें नहीं मालूम पता इसका मीनिंग, लेकिन हमें ओ आर बता रहा है कि ये हमारा आंसर नहीं है, चूंकि यहां पे तो रिसीविंग है, यहां पे तो रिसीविंग है और यहां पे डूइंग है, तो डूअर हमारा आंसर नहीं है। इसी तरह से अगर आप देखें तो हमने ये भी एलिमिनेट कर दिया, बी ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया। अगर हम डेल्टा तक जाएं गुरु को, तो आप ये देख सकते हैं कि गुरु और मेंटर, गुरु भी तो किसी को गाइड करने वाला होता है, तो हमने वो फाइंड करना है जो गाइड हो रहा है, रिसीविंग एंड पे हो, डूइंग एंड पे ना हो। तो ये दोनों हो गए सिनोनिम्स। अगर दोनों दो सिनोनिम्स आ जाएं, डी और बी सिनोनिम्स हैं, अगर चार ऑप्शंस में दो सिनोनिम्स आ जाएं तो वो हमारा आंसर नहीं होते। तो इस तरह से ए ऑप्शन भी हमने एलिमिनेट कर दी, बी भी कर दी, डी भी कर दी, और अल्टीमेटली सी ऑप्शन हमारा आंसर है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो डबल ई होता है ये रिसीविंग होती है, जैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, मेंटर मेंटी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी पर्सन इसको उसकी पर्सनल डेवलपमेंट और करियर में उसकी हेल्प कर रहा है, उसको गाइड कर रहा है, तो इसका मतलब वो रिसीविंग एंड पे था, तो हमारा ये आंसर बन गया, दैट इज मेंटी। तो ये कोई इतना मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। हम इसको बड़ी आसानी के साथ इसको हम आशा कर सकते हैं। सिर्फ हम उसके लिए हमें अपनी टेक्निक्स को क्लू वर्ड्स को फाइंड करना होता है, और उसके थ्रू हम अपने आंसर तक बड़ी ही आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। तो ये एक जनरल व्यू था हमारा इस क्वेश्चन का। डिटेल में ऑलरेडी हम प्रीवियस जो सेशन था उसमें हमने ये लेक्चर पढ़ लिया था, और उसमें बड़ी डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया था, लेकिन इस टेस्ट के करने से पहले हमने इसका जनरल ओवरव्यू किया कि ये टेस्ट में टेक्निक्स एक दफ़ा रिवाइज हो जाएं, जो इसका पर्पस था। चलिए अब हम अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, हमने इन्हीं 4 टेक्निक्स पर, स्ट्रेटजीज पर हमने फोकस करना है। फर्स्ट वन, सिग्नल वर्ड फाइंड करें, अगर वो नहीं मिलता क्लू फाइंड करें। क्लू को देखते हुए हमने फिर पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स को अपने सामने रखना है, और देन एंड पे हमने प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करना है। लेट्स स्टार्ट। व्हेन द हाउस वाज डैश फॉर लेस देन माय परचेस प्राइस आई वॉज वेरी अपसेट। अब ये देखिए कि आप एंड पे देखें, आई वॉज वेरी अपसेट, ये कोई नेगेटिव एलिमेंट है, तो इसका मतलब कि रिजल्ट में वो किसी चीज का ऐसा एक्शन हुआ कि जिसके रिजल्ट में वो अपसेट हुआ, तो इसका मतलब नेगेटिव एलिमेंट है, नेगेटिव रिजल्ट है, तो एक्शन भी अल्टीमेटली नेगेटिव हुआ होगा। तो देखते हैं, लेस देन माई परचेस प्राइस, हाउस है उसकी लेस देन परचेस प्राइस और अपसेट हो गया, तो इसका मतलब जितने का परचेज किया था उतने का वो सेल नहीं हो रहा, उतनी उसकी कीमत नहीं मिल रही। जो भी आता है तो वो उसकी प्राइस परचेस प्राइस से जो प्राइस है वो कम करता है। जब हम किसी की घर की जो किसी की कीमत लगवाते हैं उसको कहते हैं अप्रेजल,
तो अप्रेज्ड इसका आंसर बनेगा। अल्फा ऑप्शन होगी, उसको एवेल्युएट कर रहे हैं उसके घर को, और एवेल्युएशन के बाद उसकी जो परचेज प्राइस है वो सेलिंग प्राइस उससे भी कम दे रहे हैं, जिसकी वजह से उसको परेशानी हो रही है। तो एक्शन नेगेटिव होगा तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे अप्रेज्ड अल्फा ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। डिमोलिश्ड डिस्ट्रॉयड का परचेस प्राइस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्रिटिसाइज्ड और एक्सेंचुएटेड, क्रिटिसाइज डिसअप्रूव को कहते हैं, सेंशर को कहते हैं, और एक्सेंचुएटेड एम्फेसाइज्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 117, इन डैश रियाज वंडर्ड हाउ हिज कैट हैड ओपन्ड द डोर ऑफ द माइक्रोवेव। यहां पे अगर हम देखें हमारा क्लू वर्ड है वंडर, और वंडर के लिए हैरानी की बायस बनता है, तो इसका हमें सिनोनिम चाहिए जो कि है बीटा ऑप्शन में बविल्डरमेंट, कंफ्यूजन और वंडर। और अल्फा में ल्यूसिडिटी, अगर ल्यूसिडिटी है तो फिर वंडर नहीं होगा, क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। एक्सकर्शन में जॉन्ट है, ट्रिप को कहते हैं। क्लैरिटी और ल्यूसिडिटी चूंकि सिनोनिम्स में आ जाते हैं इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा, तो बीटा ऑप्शन हमारा आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 118, विदाउट अ सिग्नेचर, ये हमारा क्लू है, सिग्नेचर नहीं है। द जज कुड नॉट डैश, अब अल्टीमेटली जज के सामने कोई डॉक्यूमेंट पेश किया और उस पर कोई सिग्नेचर नहीं है तो जज कभी भी उसको अप्रूव नहीं करेगा। दैट द मैन वॉज सर्व्ड विद द नोटिस, तो अल्टीमेटली अप्रूव का ही सिनोनिम चाहिए, दैट इज कंफर्म। तो सी ऑप्शन हमारा, चार्ली ऑप्शन हमारा आंसर है। जेपरडाइज कहते हैं एक्सपोज या डेंजर को। मम्बल मटर और ममर, रिफ्यूट डिसप्रूव या कॉन्टेस्ट को कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 119 पे। Until repairs are made on the dashboard, यहीं तक हमारा आंसर मिलना चाहिए। रिपेयर्स किसकी की जाती है, रिपेयर किसको किया जाता है, जो कि ऐसी बोर्ड यानी कि वो बदहाल थी उसको रिपेयर किया जाता है। जब कोई घर ख़राब हो जाता है, खस्ता हाल होता है, तो उसकी रिपेयर की जाती है। तो बोर्ड भी खस्ता हाल हुई होगी तो अल्टीमेटली फिर उसकी रिपेयरिंग हो रही होगी। तो खस्ता हाली का हमें सिनोनिम चाहिए जो कि लिखा हुआ है बी ऑप्शन में, दैट इज डिलेपिडेटेड, जिसका मतलब होता है डिक्रिपिट और रन डाउन। प्रिस्टीन का मतलब अनटच्ड और अनस्पॉइल्ड होता है, बिल्कुल एक्सलेंट कंडीशन में होना, तो ये तो उसका अपोजिट जाएगा। इमैक्युलेट स्पॉटलेस परफेक्ट होता है, ये भी इसका अपोजिट, आंसर के अपोजिट जाना चाहिए। एक्स्ट्रॉर्डनरी का मतलब अनयूजुअल होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन 120, सिंस कॉज एंड इफेक्ट। आमिर ग्रू अप विद पेरेंट्स, अब के पेरेंट्स की कोई क्वालिटी थी और सिंस चूंकि आमिर भी उनके साथ रहा तो अल्टीमेटली क्वालिटी वही होगी। सिंस हमें बता रहा है, कॉज क्या है, तो इफेक्ट को देखते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे फाइंड करना है वर्ड को, अगले पार्ट को पढ़ना पड़ेगा। इट्स नॉट सरप्राइजिंग दैट ही टेंड्स टू लाइक क्विर्की थिंग्स। अब क्विर्की का मतलब अजीबोगरीब, एक्सेंट्रिक, अनकन्वेंशनल। तो अल्टीमेटली अगर क्विर्की थिंग्स आमिर में हैं और वो ऐसे पेरेंट्स, और वो पेरेंट्स ऐसे पेरेंट्स के साथ रहा है, तो उसका कॉज एंड इफेक्ट में यही होगा कि जैसी उसकी आते हैं वैसे उसकी पेरेंट्स की होंगी। तो अल्टीमेटली फिर हमारा आंसर बनेगा डेल्टा, एक्सेंट्रिक, अनकन्वेंशनल या अनयूजुअल। रैशनल नहीं होगा, क्विकी का एंटोनिम बनता है। जुडिशियस भी नहीं होगा, उसका एंटोनिम बनता है कन्वेंशनल भी नहीं होगा। सीट बेल्ट यूज सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अ डैश ड्यूरिंग अ ट्रैफिक एक्सीडेंट। अल्टीमेटली ट्रैफिक एक्सीडेंट हो और सीट बेल्ट ना लगाया हो तो उससे डैमेज होने का ज़्यादा खदशा, उससे नुकसान होने का ज़्यादा खदशा। और सीट बेल्ट यूज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है, रिड्यूस किसको करता है, अगर नहीं लगाएंगे तो ट्रैफिक एक्सीडेंट में नुकसान का ज़्यादा खदशा है, लगाएंगे तो कम खदशा होगा। तो वो रिड्यूस करता है नुकसान को, फैटेलिटी, एक्सीडेंट, कैजुअलिटी को। तो ये हमारा अल्फा ऑप्शन हमारा आंसर है। फॉर्मेलिटी नहीं होगा इसका आंसर दी। रिजर्व इसको कहते हैं, कन्वेंशनलिज्म कहते हैं, बर्थ, ट्रू, और फेमिलियरिटी, नॉलेज को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 पे, बोथ किड्स वर डैश एंड डैश, बस यहीं तक हमारा आंसर मिलना चाहिए। एंड के दोनों तरफ वर्ड सेम करने। टायर्ड का सिनोनिम चाहिए, दैट इज बीटा, ग्रॉगी, टायर्ड, स्लीपी। विजिलेंट एंटोनिम है वॉचफुल, अटेंटिव, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। तो इस तरह से रिजर्व्ड, केप्ट, अलर्ट, अटेंटिव, तो ए और बी, ए और डी जो है ये तो सिनोनिम्स हो गए, इसलिए भी आंसर नहीं बनेगा। तो आपको जहां पे आंसर मिल जाए वहीं पे इसको क्विकली करें और आगे चलें। एंड के दोनों तरफ वर्ड सेम होने चाहिए, तो ग्रॉगी एंड टायर्ड, तो ये हमारा आंसर बन गया जी, बी ऑप्शन।
123. The protesters created dash when they started to break store windows. when से end तक ये है एक्शन और उसका रिजल्ट होगा फर्स्ट पार्ट में. उन्होंने विंडोज को तोड़ना शुरू कर दिया, यानी कि उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, तो इसलिए वहाँ पे दूसरे पार्ट में वहाँ पे तबाही और बर्बादी आएगी. तो उसका आंसर बनेगा डेल्टा, दैट इज हैवोक, डिस्ट्रक्शन. तो ये इसका रिजल्ट था. तो डेल्टा एक्शन आ गया जी. रिवोक कैंसिल को कहते हैं, रैंसिड को कहते हैं, स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंसी को कहेंगे, और ऑर्डर का मतलब इंस्ट्रक्शन या कमांड होता है. क्वेश्चन नंबर 124. जमाल इज कॉन्ज्यूमेट फिशरमैन. फिशरमैन, कॉन्ज्यूमेट का मतलब परफेक्ट. फिशरमैन सेमी कॉलन, यानी कि आगे जो मिसिंग वर्ड है उसको देखते हैं. ही डैश कम्स बैक फ्रॉम एवरी आउटिंग विद हिज लिमिट इन ट्राउट, यानी कि उसने जितना लिमिट उसकी होती है वो उतनी ही लेके आता है, तो इसका कॉन्ज्यूमेट है. तो जब परफेक्ट है तो हमेशा ही उतनी लेके आता होगा जितनी वो सोच के जाता है, जितनी उसकी लिमिट होती है. तो इट मीन्स कि यहाँ पे आना चाहिए ऑलवेज का मीनिंग, हमेशा का मीनिंग, तो वो आएगा इनवेरिएबली. डेल्टा ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा. ओकेजनली, कभी कभार नहीं है, कभी कभार में तो परफेक्शन आती नहीं है, इसलिए वो नहीं होगा. सेंसलेसली भी इसका मीनिंग नहीं होगा, रेटिकली भी इसका मीनिंग, इसका आंसर नहीं होगा. अनप्रेडिक्टेबली. Question number 125. She was eaten up with negative element. Eaten up with dash when she heard that he had been given a promotion. आप देखिए when वाला पार्ट cause and effect में आ जाता है कि उसको पता चला जी प्रमोशन है. eaten up with, अब उसको अच्छा लगा हुआ है, खाए जा रही है, फिक्र खाए जा रही है कि वो उसकी प्रमोशन हो गई है, तो उसका नेगेटिव एलिमेंट. तो जब किसी की तारीफ सुन के बंदे को फिक्र लाहक हो जाए तो उसको जेलसी कहते हैं. तो यहाँ पे जेलसी आनी चाहिए. अल्फा ऑप्शन है जी. ईटन अप विद ही हमें बता रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव वर्ड आना था आगे, जेलसी, क्योंकि ये कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन था, तो इसलिए अल्फा ऑप्शन हमारा आ जाएगा. वैसे भी दूसरे कॉन्शियस का प्रमोशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं, हेस्ट का कोई नहीं, स्नूजिंग, स्लीपी या टायर्डनेस को कहते हैं, स्पीड को कहते हैं. तो रिमेनिंग तीनों ऑप्शन जो है वो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन में सम टाइम इस सिचुएशन के साथ वो मैच नहीं कर रही होती, तो इसलिए ये तीन ऑप्शंस मैच भी नहीं कर रही. तो अल्टीमेटली फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर, दैट इज जेलसी, ए ऑप्शन. 126. ऑल्दो शी हैड नेवर बीन फॉर्मली ट्रेंड. ऑल्दो कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड जैसे कि हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, अब कंट्रास्ट में आ रहा है, तो जो इस पार्ट का मीनिंग होगा वो नेक्स्ट पार्ट का एंटोनिम होगा, ऑपोजिट होगा. देखिए, ऑल्दो शी हैड नेवर बीन फॉर्मली ट्रेंड. अब ट्रेंड नहीं है, या तो ट्रेनिंग होती है या फिर इनेट क्वालिटीज होती हैं, जो बाय बर्थ क्वालिटीज होती हैं. तो अब अगर वो ट्रेंड नहीं है तो डेफिनेटली जो भी उसकी परफेक्शन, जो भी उसकी एक्सपर्टीज होंगी वो बाय बर्थ होंगी, वो अल्लाह की तरफ से उसको गिफ्ट हुई होगी. तो हम देखते हैं, द ब्यूटिशियन हैड अ डैश फॉर स्टाइलिंग हेयर. तो अल्टीमेटली ट्रेनिंग नहीं ली, तो अगर वो स्टाइलिंग हेयर में परफेक्शन उसकी है या उसके नियर टू परफेक्ट है, तो वो उसको गिफ्ट मिला हुआ अल्लाह ताला की तरफ से, तो उसकी एबिलिटी है, उसकी स्किल है. तो बी ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा. तो एक्सट्रिकेशन डिस्कनेक्शन को कहते हैं, इनएप्टनेस, इनकम्प्लीट, इनकॉम्पिटेंस और क्लमजीनेस को कहेंगे होपलेसनेस, इम्पॉसिबिलिटी या डेस्परेटनेस होती है. क्वेश्चन नंबर 127. एट द फॉर्म आई फाउंड इट वेरी इजी टू गेट लॉस्ट इन द डैश ऑफ कॉर्न स्टॉक्स. अब कॉर्न का फील्ड है, अब उसके अंदर आपको पता है कि बड़ी आसानी से अगर कोई गुम जाए तो इसका मतलब है कि वो ऐसी चीज़ होगी जो जिसमें बंदा आसानी से गुम सकता हो, तो वो भुलभुलैया टाइप होती है, जिसे मेज़ कहते हैं. तो इसके लिए हमारे पास आंसर बनेगा गुमना, उसमें उलझ जाना या गुम जाना, तो मेज़ टाइप होगी, भुलभुलैया टाइप होगी. तो इसलिए हमारा आंसर बनेगा इसमें चार्ली ऑप्शन, दैट इज़ लैब्रिंथ, जिसका मतलब मेज़ होता है. ठीक है. ऑर्थोडॉक्सी कन्वेंशन को कहते हैं, स्नॉटी रेजोनेंस या फुलनेस को कहते हैं, और ट्रैंक्विलिटी कंपोजर को कहते हैं. नेक्स्ट आ गया जी, यस्टरडे द टीचर्स डैश फॉर देयर मंथली स्टाफ मीटिंग. अब मीटिंग का वर्ड ही बता रहा है कि वो इकट्ठे हुए हैं, मीटिंग का ही वर्ड बता रहा है कि वो इकट्ठे हुए हैं, और इकट्ठे इसका मतलब वो इकट्ठे हुए हैं, तो आंसर अल्फा मस्टर्ड बनेगा. अल्फा ऑप्शन हमारा आंसर बन गया. देन 129 में चलते हैं. In the film, the superhero vowed to catch his dash before he wreaked havoc on planet. अब वो एक सुपर हीरो है
और उसने बचाना है उस पर्सन से जो कि तबाही बर्बादी है, वो उसका दुश्मन होगा, फो होगा, एनिमी होगा। तो हमारा आंसर बनेगा अल्फा नेमेसिस, दैट इज ओपोनेंट। तो सुपर हीरो ने बचाना है उससे कि वो तबाही बर्बादी ना बढ़े, तो अल्फा ऑप्शन हमारा आंसर आएगा। बाकी तीनों बीटा, चार्ली, डेल्टा सिनोनिम्स नियरेस्ट हैं, तो इसलिए ये अपोजिट टू द ओपोनेंट होंगे, तो इसलिए आंसर नहीं बनेंगे। 130 में देखिए, हैविंग अ फायर एक्सटिंग्विशर इज अ ग्रेट डैश टू एंश्योर योर हाउस डजंट बर्न डाउन। फायर एक्सटिंग्विशर, एक्सटिंग खत्म करना, जो आग को बुझाने वाला हो, जो आग को बुझाने वाला हो। अब वो अगर घर में है और वो ताकि किसी टाइम घर में आग लगे और वो जले ना, तो ये एक एहतियात के तौर पर रखा होता है, ये केयर होती है कि हमने हर चीज़ से घर में आग से बचाने के लिए आग बुझाने वाला आला होना चाहिए। तो प्रिकॉशन बीटा आंसर इसका बनेगा। हैजर्ड डेंजर को कहते हैं, ब्लिजर्ड स्नो स्टॉर्म को कहते हैं, और बिजार स्ट्रेंज क्यूरियस को कहेंगे। क्वेश्चन है 131। अकॉर्डिंग टू कमाल, हिज हैबिट ऑफ कॉन्स्टेंटली रिंगिंग हिज हैंड इज जस्ट एन अनकंट्रोलेबल डैश। यानी कि उसके कॉन्स्टेंटली उसके हाथ जो है वो रिंगिंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है कि ये एक उसकी ऐसी एक आदत है, अजीब आदत है, जो कि उसके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली होती जा रही। तो इसलिए आंसर हमारा बनेगा क्वेर्क, क्वेर्क। और चार्ली में रिस्क है, डेंजर, एक्सपर्टीज, नाउ, हाउ, स्किल, कॉम्पिटेंस, कंपैटिबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 132। आर माउंटेन कॉटेज इज अ डैश फ्रॉम द इल्स ऑफ द सिटी। फ्रॉम द इल्स ऑफ द सिटी, इल्स ऑफ द सिटी का एंटोनिम चाहिए होगा हमें, तो वो बनेगा रिफ्यूज, यानी कि जो हमें बचाता है, इल्स से हमें दूर लेके जाता है, फ्रॉम दूर लेके जाता है, तो इसलिए रिफ्यूज आ जाएगा। तो आंसर बनेगा चार्ली। निग्लिजेंस निग्लेक्ट को कहेंगे, वल्नरेबिलिटी वीकनेस को कहते हैं। देन 133 में चलते हैं। विद अ क्लियर वॉइस द सीईओ ऑफ द कंपनी स्पोक डैश टू हिज एम्प्लॉयज अबाउट शोइंग डैश शोइंग अप टू वर्क ऑन टाइम और फाइंडिंग अनदर जॉब। अब यहाँ पे अगर आप देखिए कि द सीईओ ऑफ द कंपनी स्पोक डैश या मिसिंग वर्ड टू एम्प्लॉयज अबाउट शोइंग अप टू द वर्क, ये अबाउट सा लेके आपने एंड तक के वर्ड को फोकस करना है। ये क्लू वर्ड्स हैं और यही में हमारा आंसर देंगे। अबाउट शोइंग अप टू वर्क ऑन टाइम और फाइंडिंग अनदर जॉब, यानी कि उसने एक क्लियर कट कहा है कि वक्त पे काम करें, अदरवाइज कोई और जॉब ढूंढ लें। तो उसने अपना ये मैसेज बड़ा ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टर्न मैसेज दिया है। तो यहाँ पे हमारा स्पोक स्टर्नली होना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल रहा है, सीवियरली स्ट्रिक्टली बात कर रहा है। तो ये ऑप्शन है। लीनियंटली ऐसा नहीं होगा, ट्यूनफुली और प्लेजनिंगली तो बात नहीं कर रहा, क्योंकि बात बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सख्ती से कर रहा है, तो इसलिए आंसर जो है वो अल्फा होगा। 134 में माई मदर फ्रॉन्स, ये क्लू वर्ड है, इसको अंडरलाइन करेंगे। ऑन ऑल टाइप्स ऑफ डैश, कॉमा, आगे मिसिंग वर्ड को फिर एक्सप्लेन करने जा रहा है। फ्रॉम द मेकिंग ऑफ फनी फेसेस टू द कॉलिंग ऑफ सिली नेम, के सिली नेम्स भी है, सिली नेम्स है, कॉलिंग ऑफ सिली नेम्स है, फनी फेसेस है। तो अल्टीमेटली जो मॉम है वो चीज़ को लाइक नहीं कर रही। तो ये सारी की सारी क्या हैं? ये सारी की सारी बच्चों की शरारतें हैं, ये सारी सिलीनेस हैं, क्योंकि सिली थिंग्स हो रही हैं, फेस मेकिंग हो रही है, फनी फेसेस हैं, सिली नेम्स हैं, तो इसका मतलब ये सिलीनेस है सर। तो सिलीनेस है, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर बीटा बनेगा, दैट इज टॉमफुलरी। तो यही इसका आंसर है। एस्ट्यूटनेस का मतलब होता है स्मार्टनेस, सगैसिटी, विजडम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। सिंस माई एनर्जी इज एट इट्स डैश इन द मॉर्निंग, एनर्जी या तो फुल ऑफ एनर्जी होगा या खत्म हुई होगी। आई प्रेफर टू गेट माई लार्जर टास्क कंप्लीट एट द स्टार्ट ऑफ द डे। लार्जर बड़े बड़े टास्क को मैं दिन के स्टार्ट में करना चाहता हूँ, इसका मतलब है कि दिन के स्टार्ट में उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो अल्फा ऑप्शन ज़ेनिथ हाइट पीक पे होती है, इसी वजह से वो बड़े काम पहले करना चाहता है और उसकी एनर्जी जैसे जैसे कम होती है तो अपने छोटे कामों को बाद में रखता है। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा। नेडर का मतलब बेस और फुट होता है, टेरेन लैंड को कहते हैं, और इंटीरियर इनसाइड या इनर को कहते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने इस सेकंड टेस्ट को भी देखा
जिसमें हमने सबसे पहले तो उसकी टेक्निक्स को डिस्कस किया और उन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हमने इस टेस्ट को डिस्कस किया। होप्स हो कि आपका टेस्ट काफ़ी अच्छा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट के साथ फिर नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।